स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात, लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिससे फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। किसान जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, उन परिवारों के लिए सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। इन किसानों को अपने साथ साथ अपनी फसलों की भी चिंता है जो लगातार नष्ट हो रही है। अब ये किसान टकटकी लगा यमुना नदी के किनारे बैठे हैं कि अगर यमुना नदी का जलस्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो 2 से 3 दिन में यहां बाढ़ आ जाएगी और इन्हें यहां से कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, जिसमें इन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना होगा। तो उफान पर यमुना नदी है और खतरे में जान है। बाढ़ का खतरा जो है लगातार इन किसानों को डरा रहा है और किसान ये दहशत में हैं। तो फरीदाबाद के कई इलाकों में ये बाढ़ का खतरा, यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ये खतरा है और किसान टकटकी लगाए बैठे हैं। तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। कमरों में, मकानों में सब में पानी भर जाता है। फिर हम लोगों को निकलना पड़ता है। सरकारी पुश्ते पे टेंट लग जाते हैं, उनमें जाके 1 महीना लगाते हैं। जब पानी सब सूख जाता है, सब काम सही हो जाता है, तब फिर से आते हैं। फिर पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। ये सारी देखो ना, मिर्ची उर्ची सब खराब हो गई हम लोगों की। 1 लाख रुपया की नुकसान था। ये इसमें क्या होगा? अब ये पानी आ जाए सब खराब हो जाएगा। ये जो है 2 दिन से इतना पानी जो है बढ़ रहा है कि इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ से जो है हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा। तो हर साल जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है आसपास के इन क्षेत्रों में, और अब जो है जब लगातार जल स्तर बढ़ेगा तो आपके लिए कितनी मुसीबतें लाएगा? कैसे जो है ये फसलें नष्ट हुई हैं, कैसे आपको जो है बाहर करना होना पड़ेगा? अब जो है फसल तो जो है नष्ट होगी। अब जो है हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा ना। मुसीबत ही मुसीबत है जल बढ़ने से। तो अब जो है यही है कि अब जो काफ़ी तेज़ी से पानी जो है बढ़ रहा है। हमने अभी भिंडी की है और अभी हाल ही में गोभी की पौध लगाई थी, जो कि करीब में 60-70 हज़ार रुपये लगे थे पन्नी उन्नी लगा के, और वो सारी अभी नष्ट हो गई है। इसलिए हमारे जो मम्मी पापा हैं वो परेशान हैं। और बाकी जो बाढ़ का पानी है ऐसे बढ़ता रहा तो करीब में 2-3 दिन में बाढ़ आ जाएगी और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत ही वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक तरफ बारिश से सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि राहत मिली है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और ये यही वजह है कि अब यमुना नदी भी उफान पर है और किसान काफी परेशान। बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्या कुछ हालात? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरह से लगातार 2 दिन बरसात हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं यमुना का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम बात करें फरीदाबाद का, देखिए एक लंबा एरिया इससे जुड़ा हुआ है यमुना किनारे, और यहाँ जो तलहटी के क्षेत्र हैं वहाँ जो किसान हैं उनके कुछ खेतों में पानी पहुँच चुका है। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल जो ताजा वाला जो बैराज है उससे 6,500 क्यूसेक पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ में अगर ओखला बैराज की बात करें तो ओखला बैराज से भी 15,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम में यमुना में पानी चल रहा है। इसके साथ साथ देखिए लगातार कोशिश यही है कि उस जो तमाम तलहटी क्षेत्र है, जिला प्रशासन की तरफ से उसको सूचना दी जा रही है कि आप उस एरिया को छोड़ दें। जिस तरह से किसानों को थोड़ा बहुत, अभी हालांकि ज्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है क्योंकि जो तलहटी के क्षेत्र हैं वहां पानी जो बरसात का पहुंचा है उसकी वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये लगातार बरसात, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 26 और 27 तारीख तक ये बीच बीच में बारिश हो सकती है, तो इसके बाद में जो ताजे वाला बैराज है उस पर पानी का प्रेशर बढ़ेगा और उस पर जब पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके बाद में वहां से पानी यमुना में छोड़ा जाएगा और यमुना से पानी छोड़े जाने के बाद में 2 से ढाई दिन के बाद वो फरीदाबाद की सीमा में पहुंच जाता है और उसके बाद में किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आए साल इस तरह के हालात यमुना में जब बाढ़ आती है तो देख चुके हैं कि कई ऐसे एरिया जो तलहटी क्षेत्र में बसे हुए हैं, वहां जो मकान बने हुए हैं वहां तक उन घरों में पानी पहुंच जाता है। शुरुआत में जो किसानों की जो समस्या है वो अभी आप सामने आती दिखाई देगी। और ये साफ तौर से जिस तरह से पानी का दबाव बढ़ रहा है, यमुना में प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके बाद में गांव के लोग भी सचेत होने शुरू हो गए हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अवैध रूप से कॉलोनियां काट दी गई हैं, उस क्षेत्र में डूब क्षेत्र उसको कहा जाता है, यमुना के साथ साथ लगते हुए क्षेत्र में, तो वहां भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। और इसी बात की आशंका तमाम जो किसान हैं अभी वो जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि उनकी तरफ से तैयारी की जा रही है,
है, चूंकि अभी 6,500 क्यूसेक पानी ताजेवाला से छोड़ा गया है और इस तरह इस पानी को हालांकि वो खतरा नहीं देख रहे हैं, लेकिन 15,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम जो ओखला बैराज से पानी चल रहा है उसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ी है। यमुना किनारे जो बसे हुए लोग हैं, कुछ लोग जो खेतों पर रहते हैं, वहीं उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। पशुओं का जो चारे है तो उसकी समस्या बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में बाकी जो अगर सीजनली सब्जी की हम बात करें तो कुछ ऐसी फसलें हैं जो इस मौसम की सब्जियां हैं, उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर लगातार बरसात होती रही तो उसके बाद में जरूर यमुना में खतरे के निशान से ऊपर पानी पहुंच जाएगा और ये न केवल फरीदाबाद बल्कि जितने भी यमुना से सटे हुए शहर हैं या क्षेत्र हैं वहां नुकसान पहुंचेगा। जी प्रीति। देवेंद्र, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, किसानों के लिए समस्या खड़ी हो गई है, किस तरीके के इंतजाम? देखिए, अगर इंतजामों की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से 2 महीने पहले ही इस तरह की जिला उपायुक्त के नेतृत्व में एक मीटिंग कर ली गई थी। जो तमाम अधिकारी हैं, जो बाहर से संबंधित विभाग हैं, उनको बुलाया गया था। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि किसी तरह की फरीदाबाद से लगते हुए क्षेत्र में जो जितने भी यमुना से लगा हुआ क्षेत्र है वहां उन लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन इसके बावजूद अगर यमुना में पानी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो वहाँ मकान बने हुए हैं, हालांकि वो अब जो मकान बने गए हैं वो कोई वैध कॉलोनियां नहीं है, अवैध कॉलोनियां काटकर वहाँ मकान बना दिए गए थे। और एक वजह ये भी मानी जाती है कि जो यमुना का क्षेत्र है उसमें जिस तरह से अवैध प्लॉटिंग की गई और वहां मिट्टी डाली गई, मिट्टी डालने के बाद में जब यमुना का पानी बढ़ता है तो वहां कटाव शुरू हो जाता है और कटाव न केवल वो खेतों में नुकसान पहुंचाता है बल्कि उन कॉलोनियों तक पानी पहुंच जाता है। हर साल जिस तरह से जिला प्रशासन की अगर हम तैयारियों की भी बात करें तो उनकी तरफ से तमाम जो मकान मालिक है उनको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, मकान खाली कराने पड़ते हैं वहां और बिजली काट दी जाती है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन आए साल इसी तरह के हालात फरीदाबाद में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी अभी हालांकि शुरुआती तौर पर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभी खतरा नहीं है, चूंकि कुछ खेतों तक ही ये पानी पहुंचा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर लगातार बरसात होती है या जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जो बरसात होती है वो सीधे सीधे ताजा वाला जो बैराज है वहां तक पहुंचता है और जैसे ही ताजे वाला बैराज पर प्रेशर पानी का बढ़ता है तो वहां उनकी मजबूरी हो जाती है कि उस बैराज को खोला जाए और यमुना में उस पानी को, हालांकि अगर बात करें तो देखिए अगर 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा देने के लिए तो तमाम अपडेट्स पे हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम में एक और इमारत गिरने की कगार पर है। सेक्टर 27 में 3 मंजिला इमारत जमीन धंसने की वजह से झुक गई है। कल गुरुग्राम के सेक्टर 46 में 4 मंजिला इमारत झुक गई थी और साथ ही बिल्डिंग में दरार आ गई थी, जिसके बाद अब तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है और पुलिस आसपास के इलाकों को खाली भी करवा रही है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 दिनों से गुरुग्राम में लगातार बारिश हुई है, जिससे जगह जगह पानी भर गया था और लगातार इमारतों के झुकने की ये वजह बताई जा रही है। तो कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से सेक्टर 46 में जो इमारत है वो झुकी हुई नजर आई थी। आसपास के इलाकों को सील भी किया गया था और आसपास की जगहों को खाली करा लिया गया था। वहीं अब एक बार फिर से सेक्टर 27 में 3 मंजिला इमारत झुकी हुई नजर आई, यानी कि उसमें दरार है। बारिश की वजह से किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसके मद्देनजर जो पुलिस है उसने आसपास के इलाके के लोगों को अब चेतावनी दे दी है, जगहों को खाली कराया जा रहा है और साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मकान में किस तरीके से जो दरार है वो दिखाई दे रही है। साथ ही हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए सेक्टर 27 की, आज भी पूरा मामला सामने आया, घर किस तरीके से झुका हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 46 की, वहां पर आप देखते हैं कि 4 मंजिला जो इमारत है पूरी तरीके से झुकी हुई नजर आ रही है। यहां भी इमारत में दरार जो है वो देखने को मिली थी। सेक्टर 46 में निर्माणाधीन ये इमारत थी, यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और वहीं आज भी ये मामला जो सामने आया है सेक्टर 27 में, जिसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां भी 3 मंजिला इमारत में दरार देखने को मिली है। बारिश की वजह से ये दरार आई है तो एक और इमारत गिरने की कगार पर है। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई, आसपास के इलाकों को भी खाली करा लिया गया है और चेतावनी वहां पर दी जा रही है लोगों को कि वो लोग इस इमारत से दूर रहें।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिरसा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से जिले में 10वीं मौत हो गई है। आज एक 56 साल के कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सिरसा में लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रही है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और सिरसा में कोरोना से 10वीं मौत हुई है। कोरोना से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रही है। 56 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। कोरोना के आज भी 22 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी, सिरसा में अब तक 900 लोग हुए हैं संक्रमित और लगातार सिरसा में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। तो सिरसा में कोरोना से ये 10वीं मौत हुई है। 56 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है और कोरोना से जिले में ये 10वीं मौत है। लगातार आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो देश और दुनिया के साथ प्रदेश और जिलों में भी सीधे तौर पर असर दिखाई दे रहा है। वही रुक करेंगे कैथल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी, जहां कैथल में कोरोना का कहर जारी है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना के 35 नए केस यहां पर सामने आए हैं और यहां भी तेजी से आंकड़ों में इजाफा, तेजी से कोरोना महामारी फैल रही है और 35 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गुरुग्राम को देश में 62वां स्थान मिला है। प्रदेश में गुरुग्राम सफाई के मामले में चौथे नंबर पर आया। गुरुग्राम में कुल 6000 अंक में अगर हम बात करें 3733 उसको स्कोर दिया गया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो सुधरी रैंकिंग है वहां पर और साथ ही प्रदेश में पहले स्थान पर करनाल आया है जिसकी देश भर में 17वीं रैंक है। प्रदेश में दूसरे नंबर पर रोहतक है और तीसरे नंबर पर पंचकुला रहा है। तो गुरुग्राम का प्रदेश अब चौथा स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हासिल किया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जो परिणाम है वो सामने आ गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की और गुरुग्राम के बसई में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बसई गांव में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। पहले बदमाशों ने 2 युवकों को मौत के घाट उतारा और दोनों युवक अनमोल और सनी बसई गांव के रहने वाले हैं। इसके बाद समीर नाम के युवक की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 लोगों की हत्या की गई। यहाँ पर आपको बता दें कि गुरुग्राम के गोलीबाजों को फिलहाल पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, तलाश उनकी कर रही है, लेकिन गुरुग्राम के बसई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। और साथ ही ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उस दौरान की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुरुग्राम में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बसई इलाके में बदमाशों ने एक के बाद एक 3 युवकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पहले बदमाशों ने बसई गांव के ही रहने वाले अनमोल और सनी नाम के युवकों को गोली मारी। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बदमाशों का कहर नहीं थमा। अनमोल और सन्नी के दोस्त समीर की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इन तीनों युवकों की हत्या किस वजह से की गई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से तमाम लोग वहां पर आप देखिए, और इसी बीच में ये गोली मारी गई है। गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। दिन दहाड़े ये मर्डर किया गया है। आसपास वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग मौजूद हैं, वाहन वहां से जा रहे हैं, लेकिन बदमाशों के हौसले बुलंद है और वापस बाइक लेने आया बदमाश, उसके बाद यहां से फरार हुआ है। तो दोनों युवक अनमोल और सनी बसई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पहले 2 युवकों को गोली मारी गई, उसके बाद तीसरे को मौत के घाट उतारा गया है। चलिए वही आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि ट्रिपल मर्डर से कैसे हड़कंप मच गया। पहली तस्वीर हम आपको अनमोल की दिखा रहे हैं, जिसकी सबसे पहले गोली मारकर हत्या की गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए सन्नी की है, इसकी भी गोली मारकर हत्या की बदमाशों ने। और तीसरी तस्वीर हम आपको समीर की दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े वहां पर लोग भी मौजूद थे और वहां पर भागते हुए बदमाशों ने समीर को गोली मारी और वहां से रफू चक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम में किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है। सरेराह सरेआम यहां पर 3 युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि वजह क्या कुछ रही इस हत्या के पीछे, उसका खुलासा नहीं हो पाया है। अनमोल और सन्नी की अगर हम बात करें तो बसई गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
वहीं पृथला के डींग गांव में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जनों बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर गांव के सरपंच के देवर के हाथ पैर तोड़ दिया और उसके बाद उसे 3 गोलियां मार दी। हमलावर पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ हत्या के पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गांव से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से घायल सरपंच के देवर की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में दाखिल कराया गया। घायल के पिता की माने तो 1 महीने पहले बदमाश उनकी दुकान पर शराब पीने लगे तो उन्होंने दुकान पर शराब पीने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खूब गाली गलौज की और अजय को गोली मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, 1 महीना पहले हमारी दुकानों के ऊपर दारू पी रहे थे। अच्छा। तो हमारे लड़के ने कही कि भाई दारू मत पियो। अच्छा। तो उसे वो गुथ के उस दिन से ही उसने चैलेंज कर दिया था कि इसको गोली मारूंगा और इसके बाप के हाथ पैर तोड़ूंगा। अच्छा। हमने जनाब अफसरों को खूब कह दिया, एक गोली मारने के कह रहा है, इस पे कट्टा है, ये बदमाश टाइप आदमी है, इसने मर्डर कर रखा है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 107-51 और हमारे खिलाफ उल्टी बना दी। क्या नाम है उनका जिन्होंने फायरिंग करी, गोली मारी? जोगिंदर। वहीं भिवानी सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीआईए पुलिस ने तोशाम से एटीएम उखाड़कर उसमें से 4,21,000 रुपए चुराने वाले गिरोह के सरगना दाऊद के साथी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस को गिरोह के सरगना दाऊद और उसके साथियों की तलाश है। आपको बता दें कि इसी साल 25 से 26 जुलाई की रात को तोशाम के HDFC बैंक का एटीएम उखाड़ा गया था और इसके लिए चोरों ने पहले एटीएम को डालकर ले जाने के लिए तोशाम के पास की गाँव आलमपुर से एक पिकअप चोरी की थी और उसके बाद चोर एटीएम को उखाड़ चोरी के पिकअप में डालकर तोशाम से वीरण गांव के पास ढानी रोड पर लेकर आए, पर एटीएम को खोल नहीं पाए। फिर इन्होंने इसे काटने के लिए भिवानी सब्जी मंडी के पास से एक गैस कटर और एक गैस सिलेंडर चोरी किए और फिर उसमें एटीएम को काटकर उसमें से 4,21,000 रुपए निकाले और चोरी की गई पिकअप गाड़ी, गैस कटर और सिलेंडर वहीं छोड़कर फरार हो गए। कल हमने एक सफलता प्राप्त हुई है जिसमें हमने एक अक्यूज को पकड़ा है जो करुणा नाम का लड़का है, जिसने 25-26 की रात को एटीएम HDFC का एटीएम लूटा था जिसमें 4,21,000 रुपये थे और उसी दिन इन्होंने एक तोशाम से ही पिकअप डाला भी चोरी कराया था और उसी दिन रात को इन्होंने अपने भिवानी के एरिए से सिटी से इन्होंने एक दुकान भी पाड़ी थी जो गैस कटर जिससे लेके गए थे। एटीएम ना खुलने की वजह से ये गैस कटर यहाँ से चोरी करके ले गए और इन्होंने गैस कटर से वो एटीएम मशीन को काट के 4,21,000 रुपये लूट लिए। अभी हमने एक इसको पकड़ा है करने को, इसके साथी अभी फरार हैं और ये हमने आज गिरफ्तार करके 1 दिन के हमारे पास रिमांड पे है। बाकी इनके साथियों को भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जो भी खुलासा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी 1 दिन के रिमांड पे है, उसके बाद पता लगेगा भाई इससे क्या बरामद होता है, कितना इसका हिस्सा आया था। इन्होंने हिस्सा बांट लिया था तो उसमें पता लग जाएगा भाई क्या कुछ इसका वो आया था। वहीं बल्लभगढ़ के जाजरू गांव के पास 2 तेंदुए गांव में घुस गए हैं। जाजरू के जंगल में NTPC सोलर प्लांट के पास दोनों तेंदुए दिखने से हड़कंप मच गया। दरअसल तेंदुए की मूवमेंट CCTV में कैद हो गई। वन विभाग को उसकी सूचना दे दी गई। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को खेत में न जाने की सलाह भी दी है। साथ ही आप देख सकते हैं कि तेंदुए की जो मूवमेंट है वो इन तस्वीरों में कैद हो गई है। चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। तेज बारिश की वजह से गुरुग्राम में गिरने की कगार पर आई एक और इमारत। सेक्टर 27 में जमीन धंसने के चलते 3 मंजिला इमारत झुकी। कल सेक्टर 46 में झुक गई थी 4 मंजिला इमारत। देश में 24 घंटे में फिर मिले 68,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। 980 से ज्यादा ने गंवाई जान। 29 लाख के पास संक्रमित केस, 7 लाख के करीब एक्टिव केस।
कैनाल में कोरोना से 23वीं मौत। सेक्टर 13 में 61 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। प्रदेश में 51,000 के करीब केस, 42,000 से ज्यादा रिकवर। ट्रिपल मर्डर से गुरुग्राम के बसई में सनसनी। अज्ञात बदमाशियों ने पहले अनमोल और सन्नी को मारी गोली, बाद में दोस्त समीर को भी उतारा मौत की घाट। बल्लभगढ़ के डी गांव में बदमाशों का आतंक। सरपंच के परिवार के शख्स को पीटने के बाद मारी 3 गोलियां, हालत नाजुक। पुरानी रंजिश का है मामला। बल्लभगढ़ के जाजरू गांव के पास घुसे 2 तेंदुए। एनटीपीसी सोलर प्लांट की बाउंड्री वॉल के पास सीसीटीवी में कैद। ग्रामीणों में दहशत, खेत में ना जाने की दी सलाह। चलिए अब आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी सोनल दहिया के साथ 5 मिनट में 25 खबरें। एक्टर सुशांत सिंह केस में सीबीआई ने मुंबई में शुरू की जांच। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची सीबीआई की टीम। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से बात की। बता दें कि डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे सुशांत सिंह केस की जांच कर रहे हैं, जिनमें सीबीआई ने पूरे मामले की जानकारी और अहम सबूत लिए हैं। इसके अलावा सीबीआई ने मुंबई पुलिस से घटनास्थल की तस्वीरें भी मांगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के चायसर गांव में एक मकान गिरने से एक पिता समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल